नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या हम आज साहित्य की बात कर सकते हैं? मौका है मुंशी प्रेमचंद की जयंती का। हम कहते हैं कि दुनिया कितनी बदल गई है, खबरें एक क्लिक पर कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। बात सच भी है। व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने, यूट्यूब ने हमारी दुनिया को मुट्ठी में बंद कर दिया है। पलक झपकते ही वीडियो वायरल हो जाता है, सरकार दबाव में आ जाती है, अफसरों को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन समाज बदला क्या? शोषण खत्म हुआ क्या? जात पात भेदभाव खत्म हुआ क्या? और अगर हो गया है तो फिर प्रेमचंद का पूरा साहित्य कहीं किनारे पड़ा होना चाहिए था, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती। लेकिन सच यह है कि आज से 100 साल पहले प्रेमचंद ने जो रच दिया था वो आज भी वैसे का वैसे कायम है। हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे सामने देश की, समाज की जो तस्वीर टंगी हुई है उसका सच बहुत डरावना है। विकास के कालखंड में हमारे सभ्य होते जाने के दावे झूठे हैं। सोचिएगा कि कहीं एक समाज के तौर पर जात पात और बढ़ा तो नहीं है, हम और बर्बर तो नहीं हुए हैं। अपने आसपास के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। प्रेमचंद की जयंती के मौके पर आज मेरा मन है कि जरा अपने आसपास की तस्वीरों को फिर से पलटा जाए। बहुत विकास हो गया है, हम बहुत सभ्य भी हो गए हैं, तो देखा जाए कि विकास के इस हवा में हल्कू कहां पहुंचा, होरी कहां पहुंचा, धनिया कहां पहुंची है, और कहीं पहुंची भी है कि नहीं पहुंची है। लॉकडाउन में सड़कों पर उतरे हुए काफिलों को भूले नहीं हो आप, तो उसमें प्रेमचंद के पात्रों को खोजिए। देखिए बच्चों को घिसटते हुए, देखिए बेईमान सत्ता और बेरहम व्यवस्था के पाटों के बीच मामूली आदमी की हैसियत को। आगरा में सजी हुई चिता से एक औरत की लाश इसलिए उठा दी गई क्योंकि वो एक दलित थी। जिन पुलिस वालों के लिए हमने तालियां और थालियां बजाई थी, उनकी जमात से निकले हुए जोरावर रेहड़ी वालों के ठेले पलट रहे हैं, केले लूट कर खा रहे हैं, सब्जियां नालियों में गिरा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, और हम इसको मान रहे हैं। प्रेमचंद भारत के पहले साहित्यकार थे जिनका समूचा लेखन शोषण के समाजशास्त्र के व्याख्यान के तौर पर है। वो शोषण चाहे दलितों के खिलाफ हो, मजदूरों के खिलाफ हो, किसानों के खिलाफ हो, या मुसलमानों के खिलाफ हो। ठाकुर का कुआं कब लिखा गया था? कुएं की जगह हैंडपंप ने ले ली, हैंडपंप की जगह पंपिंग सेट ने ले ली, और पंपिंग सेट की जगह टोटियों से आने लगा पानी हमारे घरों में। लेकिन ठाकुरों की वो ठसक गई और नहीं उनके कुएं का कलंक मिटा। शंकर 1924 से लेकर आज तक 1.25 सेर गेहूं की उधारी चुका नहीं पाया है। मुझे लगता है कि सैकड़ों साल से जारी पूस की रात आज तक खत्म ही नहीं हुई है, बल्कि इस देश के लाखों हल्कुओं का अस्तित्व भूख की आग खाक कर चुका है। आप चाहे लांछन पढ़ लीजिए, चाहे शूद्र पढ़ लीजिए, चाहे सदगति पढ़ लीजिए, गोदान पढ़ लीजिए, गबन कर्मभूमि पढ़ लीजिए, दूध का दाम पढ़ लीजिए, कफन पढ़ लीजिए, या महातीर्थ पढ़ लीजिए, आपको महसूस होगा कि ये कहानियां हमारे बीच काई की तरह आज भी कायम है, और हम विकसित और सभ्य होते जाने के तमाम दावों के बावजूद उसे उखाड़ने में नाकाम रहे हैं। 2016 में एनसीआरबी की रिपोर्ट से देश में किसानों और किसानी की हालत का खुलासा हुआ था। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर रोज औसतन 2500 लोग, सोचिए, हर रोज किसानी छोड़ रहे थे। बात सुनने में और बुरी लगेगी, सरकार के मुताबिक 2016 में हर रोज औसतन 17 किसान आत्महत्या कर रहे थे। इससे सरकार की किरकिरी होने लगी तो उसने इसका हिसाब किताब रखना ही बंद कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, मतलब किसान जिंदा रहे या मर जाए, सरकार को इसका हिसाब किताब रखने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। 2019 में कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में बताया था कि हमारे पास 2015 के बाद से ही किसानों की आत्महत्या का कोई आंकड़ा नहीं है। बहाना यह कि कुछ राज्यों ने इसके आंकड़े हमको नहीं दिए। आरोप लगे कि सरकार किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा छिपा रही है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ वैसे ही जारी रहता है। अब जरा दूसरी बात करना चाहता हूं
किसान जान दे ही रहा है, नौजवान नौकरी के लिए तरस ही रहा है, बच्चे अच्छे सरकारी स्कूल के लिए तरस ही रहे हैं, अस्पतालों में लूट मची हुई है, अध्यापकों को, चिंतकों को जेलों में डाला जा रहा है, छात्रों पर देशद्रोह लगाया जा रहा है, लड़कियों पर लांछन लगाए जा रहे हैं। तो हमारे समाज का कवि कहां है? हमारे समाज का लेखक कहां है? हमारे समय के टिप्पणीकार कहां हैं? नजर आते हैं क्या? लेखकों की अक्सर शिकायत रहती है कि लोग उन्हें सुनते नहीं हैं, उन्हें पढ़ते नहीं हैं, उनकी किताबें नहीं खरीदते। लेकिन इन सवालों से पहले जो सवाल बनता है वो ये कि जब लेखक अपने समय के सवालों से लड़ेगा नहीं तो उसे पढ़ेगा कौन, और क्यों पढ़े, उससे क्यों जुड़े। मुझे अफसोस है कि हिंदी पट्टी का लेखक जनता के सरोकारों से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ, उससे भागा हुआ, आत्ममुग्ध और हीन भावना का शिकार लेखक है। या फिर कहें तो वो प्रेम कविताओं और चौपाइयों में अपनी मक्कारियों को छिपा ले जाने को अपनी उपलब्धि मानकर प्रसन्न है, खुश है, आनंदमय है। हिंदी के लेखकों कहां हो? देखो, किसान जान दे रहा है, नौजवान सड़कों पर है, बेटियां चीख रही हैं, औरतें जुलूस निकाल रही हैं, और तुम अपने अपने दड़बों में बैठकर टीवी की बनाई हुई दुनिया में डूबे हुए हो। हमारे समय के लेखकों और कवियों, तुम इतने निरपेक्ष कैसे हो सकते हो? साहित्य और कला का कोई भी विकास अपने पीछे एक समूची परंपरा लेकर आता है। यह सृजन काल निरपेक्ष नहीं हो सकता, समय निरपेक्ष नहीं हो सकता। लेखकों, तुम निकलो तो सही। पूरा हिंदुस्तान ही तुम्हारे पीछे चलने को तैयार है। तैयार ही नहीं है, तड़फड़ा रहा है। तुम अपने अपने खोलों से निकलो तो सही, अपनी अपनी जकड़नों को तोड़ो तो सही, वरना याद रखो, होरी, धनिया, हल्कू से नजरें चुराकर तुम कुछ भी हो सकते हो, प्रेमचंद नहीं हो सकते। क्योंकि प्रेमचंद होना कुछ किताबों का होना नहीं है, उन सरोकारों का होना है जिसे इंसानियत कहते हैं। तो निकलो हमारे समय के लेखकों, निकलो हमारे समय के गीतकारों, निकलो हमारे समय के कवियों। जरा इस समय के साथ चल के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ रच के दिखाओ। हम तो हजारों प्रेमचंदों को पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आसमान की अटारी पर बैठकर जमीन पर लड़ते हुए लोग नजर नहीं आते हैं। एक बार जमीन पर उतर कर देखो हमारे वक्त के लेखकों, जमीन पर लड़ते हुए लोग आपको पलकों के आसमान पर बैठा लेंगे। तो लेखकों, पाठकों की शिकायत छोड़ो, प्रेमचंद को पढ़ो, क्योंकि पाठकों से ज्यादा प्रेमचंद को पढ़ने की जरूरत इस समय के लेखकों को है। तो कौन आता है हिंदुस्तान का अगला प्रेमचंद बनने के लिए? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।